अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो लाजमी है कि दिल और दिमाग के बीच बगावत होगी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास बदलने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतिहास बदलने के लिए हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर किसी चीज़ को पाना है तो आपके पास हौसला होना चाहिए। और आज फिर बुलंद हौसले के साथ आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से कुछ ऑब्जेक्टिव्स चुन के लाए हैं, जो पहले भी पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक बार स्वागत है आप सभी का न्यू क्लासेज हलसी के इस शानदार एपिसोड में। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप भी हमारे साथ आइए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह के प्रश्न में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा है सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा कथन हमारा सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा कथन है सभी क्षार भस्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 लाइन यहाँ से लिखता हूँ, इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सभी अयस्क क्या होते हैं? तो सभी अयस्क जो है वह क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं बाबू? खनिज होते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है। और सभी जो है सभी क्षार क्या होते हैं? भस्म होते हैं। यही 2 करेक्ट सेंटेंस है, इसके अलावा कोई तीसरा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं क्या है कि सभी अयस्क क्या होते हैं बाबू? खनिज होते हैं। क्योंकि आप देखिए क्या है, अयस्क जो है उनसे हम लोग धातु के निकालने की संभावना ज़्यादा पाते हैं। और खनिज क्या होता है? खनिज से धातु और अधातु दोनों के निकलने की संभावना होती है। तो ये प्रश्न जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहा एक धातु है जिसका मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है और हेमेटाइट भी है। देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है बाबू? तो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 मैग्नेटाइट है। ध्यान से देखेंगे इसके सूत्र को। सिडेराइट FeCO3 है और आपका हेमेटाइट है Fe2O3। सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क जो है वह कौन है बाबू? इसका हेमेटाइट। कई बार पूछा गया है कि हेमेटाइट जो है वह किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि कभी कभी सवाल ये पूछ देता है कि कार्बोनेट अयस्क लोहा का कौन सा है? तो कार्बोनेट अयस्क लोहा का हो जाता है सिडेराइट। अगर पूछता है कि हाइड्रेटेड अयस्क कौन है, तो हाइड्रेटेड अयस्क जो है लोहा का क्या हो जाएगा बाबू? तो लोहा का हाइड्रेटेड अयस्क होता है लिमोनाइट। क्या होता है बाबू? लिमोनाइट। इसे आप याद रखिएगा। ये तमाम प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप भी फटाफट कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि बहुत ही आसान आज का सेशन रहने वाला है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी जानकारी है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि हवा की अधिकता में, यानी हवा की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए और गलनांक के नीचे के ताप पर जब हम लोग उसको कस के गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? वर्जन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? जारन भी कहते हैं, वर्जन या जारन। और इससे क्या होता है कि हम लोग सल्फाइड अयस्क को किस में चेंज कर पाते हैं बाबू? ऑक्साइड अयस्क में। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वर्जन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? यह भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। जिंक ब्लेंड को हम लोग ZNS से कहते हैं, इसको हम लोग एसिड ब्लेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एसिड ब्लेंड भी कहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिंक का सल्फाइड अयस्क है। कैलामाइन का सूत्र होता है ZnCO3। ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। कई बार यहां से सवाल पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। और कैसा अयस्क है? तो कार्बोनेट अयस्क है। यह भी आपको दिमाग में रखना है। जिंकाइट जो है वह आपका कौन सा अयस्क है? तो ऑक्साइड अयस्क है। और बॉक्साइड की बात करें तो Al2O3 2S2 ये जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है बाबू, इसे आप जरूर याद रखेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम जिंक के जो है वो अयस्क हैं, लेकिन यहाँ पे बॉक्साइड किसका अयस्क है बाबू? एल्युमिनियम का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? देखिए, वात्य भट्टी में जो है वह आयरन के ऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। वात्य भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपरी भाग में भी और उसके निचले भाग में भी हम लोग आयरन के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, Fe2O3, और इसका जो है वह अपचयन हम लोग कार्बन की मौजूदगी में करते हैं, तो ये फेरस और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये जो है वह निचले हिस्से में जो है वह प्रक्रिया होती है। किस हिस्से में होती है बाबू? निचले हिस्से में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन किस रूप में काम कर रहा है? तो अवकारक के रूप में काम कर रहा है, जो यहाँ पे हेमेटाइट को लोहा में अवकरित कर दे रहा है। किस में अवकरित कर दे रहा है बाबू? लोहा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? देखिए, खनिज तो बहुत सारे हैं, कोयला निकालने के लिए, पेट्रोलियम निकालने के लिए, लेकिन जिससे अयस्क निकलता है, जिससे माफ करें, जिससे धातु निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। यानी जिस खनिज से धातु निकलता है बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? अयस्क। अब देखिए क्या है, इन अयस्क के साथ जो अशुद्धि आती है, इन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, गैंग किसे कहते हैं? तो अयस्कों के साथ आने वाली जो अशुद्धियां होती है, जैसे मिट्टी हो गए, बालू हो गए, या अन्य भी जो कार्बनिक या अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गैंग कहते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो भी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु पर एक नज़र डालते हैं। आपका कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, Hg हो गया, ये सब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं, और ये सब जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जनरली मुक्त नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कॉपर होगा। यानी कॉपर अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। बाकी ये लोहा, जिंक और मैग्नीशियम जो है वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्ल से अभिक्रिया करके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? अब देखिए, मैग्नेटिक विधि का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब चुंबकीय अयस्क होता है तभी ना हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। तब चुंबकीय अयस्क जा करके उसमें सट जाएगा और जो अशुद्धि होगी वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? चुंबकीय कण हो जाएगा। और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग क्या करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। किस विधि द्वारा करते हैं बाबू? फेन उत्प्लावन विधि। ये चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कॉपर मेटे होता है, यह भी प्रीवियस क्वेश्चन है और पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो कॉपर मेटे जो है, देखिए यहाँ पे Cu2S तथा FeS, इसका जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर मेटे कहते हैं, जो कि कॉपर के निष्कर्षण में प्राप्त होता है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्युमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, कई बार पूछा गया, Na3AlF6। ये आपका क्या है? क्रायोलाइट है बाबू। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, कई एक बार इसका सूत्र पूछ दिया जाता है, किसका अयस्क, यह भी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट को मिला दिया जाता है कि एल्युमिना के द्रव्यमांक को कम कर दिया जाए, ताकि एल्युमिना के द्रव्यमांक को क्या किया जाए? कम कर दिया जाए। और उतना ही नहीं, इनकी विद्युत चालकता को भी बढ़ा दिया जाए। दूसरा इसका क्या काम है? विद्युत चालकता को बढ़ाना। विद्युत चालकता को बढ़ाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एल्युमिना के विद्युत विच्छेदन में जो हम लोग क्रायोलाइट को मिलाते हैं वो क्यों मिलाते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है? तो वो उसकी क्या भूमिका होती है? तो वह एल्युमिना के द्रव्यमांक को क्या कर देता है बाबू? कम कर देता है, और विद्युत चालकता को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सटीक जवाब है।
चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। देखिए सोडियम को हम लोग डाउन विधि से प्राप्त करते हैं। किस विधि से प्राप्त करते हैं बाबू? सोडियम को डाउन विधि से प्राप्त करते हैं। बाकी बात कर लेते हैं संपर्क विधि। तो संपर्क विधि से हम लोग जो है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, किसको प्राप्त करते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। एक और है H2S2O7, इसे हम लोग ओलियम बोलते हैं। ओलियम को भी हम लोग किस विधि से प्राप्त करते हैं? तो संपर्क विधि से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, वेयर विधि क्या होता है? तो वेयर विधि देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के अयस्क के शोधन की विधि है। एल्युमिनियम के अयस्क के क्या है? शोधन की विधि। शोधन की विधि क्या है? शोधन की विधि है। कौन? बेयर विधि। थर्माइट विधि से हम लोग जनरली क्या करते हैं? मैग्नीज, निकेल आदि को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जवाब काफ़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए कॉपर धातु का शोधन जो है बाबू वह वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग मंडल परिष्करण विधि द्वारा किसका प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इरिडियम हो गया, ईटीसी का जो प्रयोग हम लोग, ईटीसी का जो शोधन हम लोग करते हैं, यानी सिलिकॉन का, जर्मेनियम का और एडियम का, वो जोन रिफाइनिंग मेथड से करते हैं। ये आपको याद रखना है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटनी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। थर्माइट विधि में अपचायक होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि थर्माइट प्रोसेस जो होता है उसमें अपचायक के रूप में जनरली हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं बाबू? निकेल का प्रयोग करते हैं, या यूँ कह सकते हैं मैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है आजकल परीक्षा में ट्रेंडिंग है, पूछ दिया जाता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को पूरा देखिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेसेमरीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है? देखिए वेसेमरीकरण का प्रयोग जो है वह हम लोग कॉपर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बाबू? कॉपर के लिए वेसेमर भट्टी का प्रयोग करते हैं, इसके निष्कर्षण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? देखिए बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोरंडम भी जो है वह किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। डायोस्पर भी किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। लेकिन एजुराइट जो है वह किसका अयस्क है? तो एजुराइट आपका कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू? कॉपर का अयस्क है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि एजुराइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। यानी हम लोग देखते हैं कि कॉपर पायराइट से जो कॉपर का निष्कर्षण होता है उससे जो धातुमल प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो देखिए कॉपर पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण में फेरस सिलिकेट, इसका नाम क्या है बाबू? फेरस सिलिकेट जो है वह धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन लोहे के निष्कर्षण में जो है वह क्या है? लोहे के निष्कर्षण में धातुमल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम सिलिकेट का। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइट क्या होता है? तो मैग्नेटाइट हमारा क्या होता है? Fe3O4, ये ऑक्साइड अयस्क है। कॉपर ग्लांस Cu2S, ये सल्फाइड अयस्क है। गैलेना PbS सल्फाइड अयस्क है। और आयरन पायराइट्स FeS2, ये भी आपका क्या है? सल्फाइड अयस्क है। तो हमारा मैग्नेटाइट क्या है बाबू? तो मैग्नेटाइट हमारा ऑक्साइड अयस्क है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है? सोना। और ये क्या है? प्लैटिनम। ये सब उत्कृष्ट धातु हैं जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? तो सल्फर को दूर करने के लिए हम लोग जो पायराइट को गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं, या इसी प्रक्रिया को जारन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या कहलाता है? जब हम लोग आयरन का निष्कर्षण करते हैं तो उस प्रक्रिया में कैल्शियम सिलिकेट धातुमल के रूप में प्राप्त होता
है। कौन सा बाबू? कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है, यानी कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर प्राप्त है? तो हमारा जो है वह एल्युमिनियम। ये पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैलेना किस धातु का अयस्क है? देखिए गैलेना जो है वह लेड का सल्फाइड अयस्क है। पीबीएस क्या है? गैलेना है, और ये लेड का क्या है बाबू? सल्फाइड अयस्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? तो देखिए साइनाइड विलयन का प्रयोग जनरली हम लोग चांदी या सोना के निष्कर्षण में करते हैं। किसके निष्कर्षण में बाबू? चांदी या सोना। तो यहाँ पे प्राप्त ऑप्शन के हिसाब से जो है वह हमारा सिल्वर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से हमारा जो है वह लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। किसका निष्कर्षण किया जाता है बाबू? लोहा का, और ये लोहा का ऑक्साइड अयस्क है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडियम को अमोनिया के साथ गर्म करने पर कौन सी यौगिक उत्पन्न होती है? तो देखिए जब आप सोडियम को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे, तो सोडियम को अमोनिया के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आपका यौगिक बनेगा वो बनेगा सोडामाइड। क्या बनेगा बाबू? सोडामाइड बनेगा। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया, NaNH2 सोडामाइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? देखिए हैबर विधि द्वारा हम लोग किसको प्राप्त करते हैं? तो अमोनिया को। और यहाँ पर देखिए क्या है? Fe चूर्ण यानी लोहे के चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। डीकन विधि से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं? तो क्लोरीन को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे CuCl2 हमारा जो है वह क्या है? उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। लेड कक्ष विधि में जो है वह H2SO4 जो है वह उत्प्रेरक की भूमिका में निभाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? सभी के सभी में जो है वह क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी में कोई ना कोई उत्प्रेरक जो है वह भूमिका निभा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। बाकी हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। और डोलोमाइट जो है वह क्या है? तो डोलोमाइट जो है वह MgCO3 और CaCO3। यहाँ पर हम लोगों को मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉपर पायराइट्स का सूत्र है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कॉपर पायराइट्स का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पायराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2। क्या इसका जवाब है बाबू? ऑप्शन बी CuFeS2। ये बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लावन विधि से होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिंक ब्लेंड का सूत्र ZnS होता है और ये सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होगा बाबू? फेन उत्प्लावन विधि से होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइनामाइड विधि से निष्कर्षित धातु है। साइनाइड विधि से जो है वह निष्कर्षित धातु कौन है? मैंने अभी आपको बताया कि सिल्वर और आपके जो है वह गोल्ड, इनका निष्कर्षण हम लोग जो है वह साइनामाइड विधि से करते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारतीय साल्टपीटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो सोरा है KNO3 सोरा, इसे क्या बोलते हैं बाबू? सोरा, या इसी को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसको भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। और चिली साल्टपीटर के नाम से हम लोग जो है वह NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को जानते हैं। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं चिली साल्टपीटर और भारतीय साल्टपीटर। तो भारतीय साल्टपीटर KNO3 और चिली साल्टपीटर NaNO3, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? देखिए जब कॉपर पर आप जो है वह HNO3 और वो भी तनु अवस्था में जब प्रतिक्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, कौन सा गैस निकलता है बाबू? NO, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिनेबार कहा जाता है। देखिए सिनेबार जो है वह पारा का सल्फाइड अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू? पारा का। और कैसा अयस्क है?
सल्फाइड एस्क है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लोहा का खनिज है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहा का खनिज कौन है। तो लोहा का खनिज आपका कौन है बाबू, तो हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहा का खनिज है। जिंक ब्लेंड जिंक का है ना, कॉपर ग्लास जो है वह कॉपर का, और मैलाकाइट किसका है, कॉपर का अयस्क है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा जिप्सम है वो CaSO4 2H2O, ये आपका कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट जो है वह MgCO3 और CaCO3, ये आपको पता है, यह भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नेसाइट जो है वह MgCO3, ये आपका मैग्नीशियम का कार्बोनेट अयस्क है। और ये आपका कार्नालाइट KCl MgCl2 और 6H2O। तो यहाँ पे आपका मैग्नेसाइट और कार्नालाइट दोनों ही जो है वह आपका क्या हो सकते हैं, तो मैग्नीशियम का अयस्क हो सकते हैं। तो नहीं कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे बाबू नहीं कौन होगा, तो जिप्सम होगा, क्योंकि यहाँ पे डोलोमाइट भी आपका मैग्नीशियम का अयस्क हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिप्सम, ये कैल्शियम का अयस्क है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया बाबू, इनके क्रम को हम लोग बस याद रखेंगे कि इनका जो क्रम है F2 Cl2 Br2 और I2, ये इनके ऑक्सीकारक का क्रम है। यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हमारा कौन है, तो फ्लोरीन है। इनकी ऑक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुझा हुआ चूना है, देखिए CaO, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कली चूना। क्या बोलते हैं बाबू, क्विक लाइम, या इसी को बोलते हैं कली चूना। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह संगमरमर है, क्या है, संगमरमर है, या इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए CaOH को हम लोग जो है वह बुझा हुआ चूना बोलते हैं, है ना, बुझा हुआ चूना, या इसको हम लोग चूना पानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बुझा हुआ चूना या चूना पानी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये सब बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसान सवाल है। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये भी आपको पता था। राइट आंसर हमारा CaOH का हॉल्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपड़ा धोने का सोडा होता है, ठीक है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। और जब इससे जो है वह आपका जल जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है वो निकल जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सोडा एस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सोडा एस के नाम से। और इसके बारे में तो आपको पता है कि ये कास्टिक सोडा है, ये भी आपको पता है कि ये कास्टिक सोडा है। अब यहाँ से आपको एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसमें जल के कितने मोल होते हैं। तो जल के कितने मोल होते हैं बाबू, 10 मोल होते हैं, याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, देखिए डोलोमाइट जो खनिज होता है उसका सूत्र देखिए MgCO3 और CaCO3। यहाँ पर देखिए क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। ये हमको पता है, तत्व के जगह पर अगर यहाँ पे हम लोग धातु लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो हाइड्रागायरम, यानी हमारा जो पारा है, ये कमरे के ताप पर क्या होता है बाबू, द्रव अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्प्लेटर क्या है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो हमारा अशुद्ध जिंक है ना बाबू, ये अशुद्ध जिंक को हम लोग जो है वह स्प्लेटर कहते हैं। और इसमें देखिए होता क्या है कि जिंक के साथ थोड़ा सा शीशा मिला होता है। क्या मिला होता है, थोड़ा सा शीशा मिला होता है। तो अशुद्ध जिंक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्प्लेटर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं बाबू, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और KOH को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। और Na2CO3 10H2O को हम लोग जो है वह धोबिया सोडा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैलाकाइट किसका अयस्क है। देखिए मैलाकाइट जो है वह आपका कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू, कॉपर का अयस्क है। इसे आप याद रखेंगे कि मैलाकाइट जो है वह कॉपर का अयस्क है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो समुद्री जल जो होते हैं या समुद्री घास होते हैं उसमें आयोडीन प्रोमिनेंटली यानी प्रमुख रूप से पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समुद्री घास में या समुद्री जल से क्या पाया जाता है, तो आयोडीन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। देखिए जो हमारा फेरस सल्फाइड है FeS2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड, यानी जिसको रॉल गोल्ड भी देहात में बोलते हैं, जूठा सोना भी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मालाकाइट किसका एस्क है। मैंने अभी आपको बताया कि मालाकाइट जो है वह किसका एस्क है। देखिए यहाँ पे मालाकाइट जो है वह आपका जो है वह कॉपर का एस्क है। किसका एस्क है बाबू, कॉपर का, यानी ऑप्शन बी। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, कभी कभी मालाकाइट का सूत्र भी पूछ देता है तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे अधातु होना चाहिए, आप इसे सुधार लीजिएगा कि कौन सा अधातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। तो हमारा जो ब्रोमीन होता है बाबू, ये ब्रोमीन जो है वह क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगर आपसे धातु पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, पारा हो जाता है। तो ब्रोमीन वो अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। यहाँ पे मैंने प्रश्न को सुधार दिया है, आप ध्यान से देखेंगे, कौन सा अधातु साधारण ताप पर, तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कैसिटेराइट किसका एस्क। देखिए कैसिटेराइट जो है वह टीन का एस्क है। किसका एस्क है बाबू, कैसिटेराइट SnO2, ये टीन का एस्क है और बहुत दफा पूछा गया है कि कैसिटेराइट किसका एस्क है, तो टीन का एस्क है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में किसकी भूमिका होती है। देखिए स्मेल्टिंग प्रोसेस में धातु के अपचयन में हमारा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह अवकारक की भूमिका में होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि कोलोनोमाइट का सूत्र होता है। तो देखिए कोलोनोमाइट का सूत्र क्या होता है, Ca2B6O11 5H2O, और ये जो है वह किसका होता है बाबू, तो बोरोन का एक एस्क है। किसका एस्क है, बोरोन का जो है वह एक खनिज है। कौन, आपका Ca2B6O11 5H2O, यानी कोलोनोमाइट। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है इसमें जल के कितने अणु हैं, तो 5 अणु हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये शानदार वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाया होगा। तो यदि आपके ज्ञान को बढ़ाया है, आपके लिए उपयोगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्यार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।